हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके होशियार बैच में। आज आपकी क्लास थर्ड होने वाली है अकाउंटेंसी की। लास्ट टू क्लासेस हमने पढ़ लिया था आपका। सबसे पहले हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बताया था कि अगर फंक्शन आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव ही लिख के आना है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया था। फिर आपका लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया था। रोल ऑफ अकाउंटिंग बताया था, रोल ऑफ अकाउंटिंग आ जाए तो आपको एडवांटेजेस ही लिख के आने हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने पढ़ लिया था रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पढ़ लिया था। हमारे अकाउंटेंसी नीचे वाला भी डिफरेंसेस रह रहे थे। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका छोटा सा कोई डाउट है, अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक अच्छे से समझना है, कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए। तो मैं आपकी ऑनलाइन क्लास भी, आपकी पर्सनल ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके कोई चार्जेस आपको नहीं पे करने हैं। बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर जाकर आपको अपना नाम, अपना स्कूल नेम एंड आपको अपने जो जिस भी चैप्टर में आपको डाउट है, जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट है वो लिखना है। आपको स्केड्यूल मिल जाएगा कि आपकी ऑनलाइन क्लास कब कंडक्ट करवाई जाएगी। जल्दी से जल्दी आपकी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवाई जाएगी। क्या पता उसी दिन आपकी ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट हो जाए। ओके, चलिए आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। ओके, चलिए आपसे कहते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं बुक कीपिंग। आपको पता है कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द सेट बुक ऑफ एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसीज। इट इज एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, ये इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है एंड इवेंट्स इन अ सेट ऑफ बुक एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसीज। किसके बिहाफ पर, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बिहाफ पर क्या करता है, ये अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, बस आपको पहले ही बताया था बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें करते हो आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो, चीज़ों को मेजर करते हो, चीज़ों को रिकॉर्डिंग करते हो, क्लासीफाई। ये सारा काम किसका होता है, आपका बुक कीपिंग का काम होता है। फिर आपका ये जो बचा काम होता है किसका काम होता है, आपको पहले ही बताया था अकाउंटिंग का काम होता है। किसका काम होता है आपका, ये अकाउंटिंग का काम होता है। चलिए, तो वही आपसे कहते हैं बुक कीपिंग क्या करता है, चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कहाँ पर करता है, एज पर द बुक ऑफ अकाउंट। बस क्या करता है, चीज़ों को रिकॉर्ड और उसको आइडेंटिफाई, इसको मेजर, इसको क्लासीफाई। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी बट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ बुक कीपिंग प्रोसेस। ये अकाउंटिंग अपना तब काम स्टार्ट करता है, ये अपना अकाउंटिंग तब काम स्टार्ट करता है जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। जैसे ही बुक कीपिंग के आगे डॉट लगती है, इट मीन्स जब उसका काम खत्म होता है, तब उसका काम, किसका काम स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग का। क्योंकि बुक कीपिंग का काम क्या होता है, चीज़ों को रिकॉर्ड करना, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, चीज़ों को मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना। अगर आपने यहाँ तक काम करा ही नहीं है, तो समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग तो हो ही नहीं सकता ना। फिर तो आपका वो चीज़ तो पॉसिबल हो ही नहीं, वो चीज़ तो आपको पॉसिबल है ही नहीं। तो वही चीज़ आपसे कहता है कि अगर आपने ये चीज़ नहीं करी है, जैसे ही काम यहाँ पर ख़त्म हो, जैसे यहाँ पर काम पे फुल स्टॉप लगी, तभी अकाउंटिंग अपना काम स्टार्ट कर देगा। क्योंकि पहले बुक कीपिंग अपना काम करके देता है, सारा ये चीज़ों को, ट्रांजेक्शन को इकट्ठा करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा था आपका, ये एक मिनट, आपको याद होगा ये जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी थी, गुप्ता वाली, महेश वाली, रामलाल अंकल, रमेश लाल अंकल वाली, जब हमने लास्ट क्लास में देखे थे नाम ही हमारे। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने चीज़ों को रिकॉर्ड करा। जब ये सारा रिकॉर्ड करा, चीज़ों क्लासीफाई करा, इसके बाद ही तो मैं प्रॉफिट और लॉस निकाल सकता हूँ। कब, जब मैं इन सबको टोटल कर लूँगा। अभी टोटल मुझे लिख के तो दोगे तभी तो टोटल कर पाऊंगा। लिख के कौन देता है, बुक कीपिंग वाला। लिख के कौन देता है आपका, बुक कीपिंग वाला। क्या करता है, आपको लिख कर देता है। अकाउंटिंग का काम क्या होता है, जैसे बुक कीपिंग खत्म हुई तभी अकाउंटिंग काम करना स्टार्ट कर देता है। कौन कौन सा करता है, समराइजिंग करता है, एनालाइजिंग करता है और कम्युनिकेटिंग करता है। समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग करता है। और ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है।
जैसे ये काम खत्म हो तभी अकाउंटिंग अपना काम स्टार्ट कर देता है। अब कहते हैं अकाउंटेंसी होती क्या है। अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, एक थ्योरी है, जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं अकाउंटेंसी कैसे करी जाती है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक इंसान करते हैं उसको, बट जो दोनों काम कर रहे हैं ना वो अकाउंटेंसी के बेस पे कर रहे हैं। अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है, अभी चैप्टर 2 में आपको, जैसे आप क्या था आपने स्कूल में पढ़ भी लिया हो या क्या होता ना भी पढ़ा हो, तो अभी चैप्टर 2 में नाम आएंगे, जैसे कि कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पैसों को इन्वेस्ट करना। तो जो हमने जो कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी ना, वो सब चीज़ें क्या है, अकाउंटेंसी है। अभी आपको अकाउंटेंसी की लैंग्वेज नहीं पता। लैंग्वेज इट मीन्स कि उसके अंदर किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं हम। ड्राइंग, अभी तक तो आपको ड्राइंग का मतलब क्या पता है कि चित्र बनाना, ठीक है, यही मतलब पता है। बट नहीं, अकाउंटेंसी में ड्राइंग का मतलब होता है पैसे को निकालना बिजनेस में से, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे को बिजनेस में से निकालना। तो ये जो हमने पढ़ा, ड्राइंग मतलब होता है पैसे निकालना बिजनेस में से। तो वो जो हमने बताऊंगा आपको, इसका ये मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, बुक कीपिंग का मीनिंग बताया, वो सब अकाउंटेंसी। तो आपको नॉलेज जो तो मिल रही है वहाँ से। अकाउंटेंसी एक थ्योरी है जिसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रिंसिपल्स है, सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी है, वाई एंड हाउ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। इसका मतलब होता है कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। आपको पता है कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, ओनली जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ये बताया ना आपको, वो अकाउंटेंसी तो है। अकाउंटेंसी नॉलेज है, कोई इंसान नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हो तो अकाउंटेंसी के बेस पे काम करते हो। अकाउंटेंसी में ये लिखा था कि जो भी जहाँ पर पैसों की बात होगी उसको रिकॉर्ड करना है तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगा, वहाँ पर मुझे अकाउंटेंसी निकालता है ऐसा। अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, एक थ्योरी है, जिसको मैं पढ़ पढ़ के अपने प्रैक्टिकल काम करता हूँ। जैसे कि अगर आपको कार चलाना सीखना है, मैंने बताया आपको कि क्या बोलते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन होती है, उसके बाद ब्रेक होती है, उसके बाद क्लच होता है, नीचे जो होता है ABC की फॉर्म में होता है। आप जो कर रहे हो थ्योरी पढ़ रहे हो, भी तो आप क्यों पढ़ रहे हो, एक्सेलरेशन बताया, ब्रेक बताया, क्लच बताया, क्यों? क्योंकि जब गाड़ी चलाने जाओगे ना तो आपको उसका मतलब पता होगा कि ये पैर क्यों, इस पे पैर क्यों लगाना है, इस पे पैर क्यों दबाना है, क्योंकि आपको उसका मीनिंग पता होगा। अकाउंटेंसी वही एक नॉलेज है जिसको इस्तेमाल कौन करता है, बुक कीपिंग भी करता है इसको, अकाउंटिंग भी करता है इसको, दोनों इस्तेमाल करते हैं। आया समझ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका क्या था, बुक कीपिंग था, ये अकाउंटिंग था, ये अकाउंटेंसी था, ठीक है, ये अकाउंटेंसी है। ये प्राइमरी स्टेज है, बहुत छोटे स्टेज पे काम करता है। आपको जैसे हम बता चुके हैं, ये चीज़ों को आइडेंटिफाइंग, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग करता है, ठीक है। बट इसमें लिखा है समराइजिंग भी करता है, बट कभी कभार समराइजिंग बुक कीपिंग नहीं करता है, समराइजिंग उन करता है अकाउंटिंग। वैसे ज़्यादातर ना अकाउंटिंग ही करता है समराइजिंग, ये समराइजिंग नहीं करता, ठीक है। समराइजिंग उन करता है, अकाउंटिंग ही करता है। ये सेकेंडरी स्टेज है, ये प्राइमरी स्टेज है, ये आपका सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। सेकेंडरी ये क्योंकि ये कब स्टार्ट होता है, जब बुक कीपिंग खत्म होती है तभी का स्टार्ट हो जाती है, आपकी अकाउंटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे बुक कीपिंग खत्म हुई तभी क्या स्टार्ट हो जाएगी, आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, कंप्लीट प्रोसेस है, जिसके अंदर बुक कीपिंग भी आता है, अकाउंटिंग भी आती है, दोनों उसका पार्ट है। तो अकाउंटेंसी का नॉलेज का इस्तेमाल करके तभी आप बुक कीपिंग कर पाते हो, तभी आप अकाउंटिंग कर पाते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर मान लेते हैं बुक कीपिंग ने सारी ट्रांजैक्शंस गलत करी हैं, क्या अकाउंटिंग अपने ट्रांजैक्शन को सही कर सकता है, करेगा सही? नहीं, क्योंकि वो तो अकाउंटिंग आया किसके बेस पे, बुक कीपिंग के बेस पे। तो कह रहा है ये सारा जो बड़ा काम होता है बुक कीपिंग का होता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं इसने ट्रांजैक्शन ही गलत रिकॉर्ड करी है, कह रहे हैं डिपेंड्स ऑन द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। मान लेते हैं क्या पता बुक कीपिंग वाले ने सारी ट्रांजेक्शन ही गलत करी है, सारी ट्रांजेक्शन्स मान लेते हैं, एक दो ट्रांजेक्शन्स गलत करी हैं, 60 का सामान खरीदा था उसने इसको 80 रुपये का डाल दिया, तो अकाउंटिंग सही हो जाएगी आगे की? नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग तो 80 मान के चलेगा ना, उसको तो पता नहीं रियल अमाउंट 60 था, वो तो बात किसको पता थी, पता तो ऐसे बुक कीपिंग वालों को भी नहीं है, बट वो बिल चेक करेंगे अपने, वो तब डालते हैं। बट अकाउंटिंग तो गलत हो ही जाएगी, क्योंकि ये पूरा पूरा किस पे डिपेंड है, बुक कीपिंग पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है आपका, बुक कीपिंग पे डिपेंड है। इसमें इंक्लूड होते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों होते हैं। वो दोबारा से जो ऊपर लिखा था वैसे नीचे लिखा था, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। अकाउंटिंग हो रही है किसके बेस पे, बुक कीपिंग के बेस पे। अभी आपको बताया था हम पूरे चैप्टर में अकाउंट मतलब पूरे अकाउंटेंसी में 11th-12th के हम अकाउंटिंग ही करेंगे। इट मीन्स चीज़ों को हम रिकॉर्ड ही तो करेंगे बस, और क्या करेंगे, चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे ना। तो वही कहते हैं इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, क्लासिफाइंग दैम एंड प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग।
ठीक है। तो ये कहता है कि ये क्या करता है, चीज़ों को रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और रिकॉर्डिंग करता है, आइडेंटिफाई करता है और आपको मेजर करता है। ये क्या करता है, चीज़ों को समराइज करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, लोगों को बता देता है आगे जाकर ये इट इन्वॉल्व्स टीचिंग मेथोडोलॉजी टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। कहते हैं ये इन्वॉल्व करता है, इसमें क्या होता है, चीज़ें ना समझी जाती हैं। अगर कोई भी इंसान बुक कीपिंग करने जा रहा है, अकाउंटिंग करने जा रहा है ना, सबसे पहले अकाउंटेंसी की लैंग्वेज सीखेगा, अकाउंटेंसी होती क्या है। ठीक है। जैसे अगर आप मान लेते अगर आपने जैसे 11th में आपको होता है आईपी भी होती है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। अगर आप मान लेते हैं अगर आपने मैथ्स की जगह आईपी ली है, तो आईपी है क्या, आईपी एक लैंग्वेज है ना, आप जिसको सीख रहे हो, वैसे अकाउंटेंसी है। ठीक है। चलिए अब आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती क्या है। कहता है अकाउंटिंग एक सर्विस है जो लोगों को दी जाती है। अगर एक सीए बनना है ना कोई पर्सन, तो वो लोगों को आगे जाकर सम्मान नहीं देगा, क्या देगा, आगे जाकर लोगों को सर्विसेज देगा, सर्विसेज, ना कि लोगों को आगे जाकर ये सम्मान देगा। तो वही लिखा है अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है, यहाँ पर सम्मान नहीं दिया जाता है ना, यहाँ पर लोगों को सेवाएं दी जाती हैं, सर्विस दी जाती हैं। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। इसका काम क्या है कि लोगों को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, primarily financial in nature about economic entities that is the intended to be useful in making economic decision। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए मुझे अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, मुझे सर प्रॉफिट हुआ चाहे सर लॉस हुआ, तभी तो मैं ले पाऊंगा आगे कोई भी डिसीजन। तो वही चीज़ है, कह रहा आपसे। कहता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने होते हैं। पहला होता है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस। कहते हैं द इनकम स्टेटमेंट मेक्स available the accounting information about the profit earned or loss incurred as a result of business operation or otherwise during as accounting period। कहता है तो जो इनकम होती है ना, द इनकम स्टेटमेंट मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो लोगों को अवेलेबल हो जाती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द। मुझे अकाउंटिंग करने से क्या पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस। तो वही चीज़ कहता है मुझे इसको करने से मुझे ये पता चलता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। कंपनियां करती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। एक कंपनी प्रिपेयर करती है P&L स्टेटमेंट, ठीक है, जिससे मुझे पता चलता है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो दूंगा, बट ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर हमारे पूरे प्योर चैप्टर हैं पूरे, ठीक है, पूरे इसके ऊपर प्योर चैप्टर हैं। एनपीओ, ये चैप्टर था आपका, डिलीट हो गया, अब तो 11 से 12 से दोनों साइड से डिलीट हो गया। ये बनाता आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या निकालने के लिए, सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए। अब समझते पहले जीपी और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है। देखिए जब भी आप क्या कर रहे होते हैं अकाउंटिंग, जिसमें आपसे कहता है कि आपको पता है अगर कोई हम सामान बना रहे हैं, इधर हमारी क्या है, फैक्ट्री है, इधर हमारी फैक्ट्री है, तो इधर हमारी ऑफिस है, इधर हमारा ऑफिस है, ठीक है, इधर हमारा ऑफिस है। तो कुछ खर्चे आपके इधर भी होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस, तो कुछ एक्सपेंसेस आपके इधर भी होते हैं। जो खर्चे फैक्ट्री में हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहते हैं उसको हम, डायरेक्ट एक्सपेंस। वही जो खर्चे आपके ऑफिस में हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे को, आपने नाम तो आपको पता चल ही गया, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इसमें हम जो जो खर्चे रिकॉर्ड करते हैं ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं इधर खाली हम। और यहाँ से जो मुझे पता चलता है, इस अकाउंट से मुझे पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। सुन लिया होगा आपने, या दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी, एक चीज़ ही मिलेगी दोनों में से, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जब मेरा ये अकाउंट बन जाता है, इसके बाद मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ अपना P&L अकाउंट। और यहाँ से मुझे पता चलता है नेट प्रॉफिट
या नेट लॉस ये तभी बन सकता है जब ये बन चुका हो, क्योंकि इसका प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर होता है, वो बाद में समझेंगे। बट आपको ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिलता है, और यहाँ पर जो खर्चे रिकॉर्ड होते हैं सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे आपके यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आपको पता चल गया कि हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों करते हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस मुझे क्या देता है, प्रॉफिट और सरप्लस मुझे निकाल कर दे देता है ये। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, अब क्या करता है, मेरी कंपनी के बारे में मुझे ये बता देता है कि मेरी कंपनी में कितने एसेट्स हैं। एसेट्स का आपको नाम मतलब बताओ, एसेट मतलब कि मेरी कंपनी में क्या क्या सामान रखा है, मेरी कंपनी में क्या क्या सामान है। मशीनरी है 4 लाख की, बिल्डिंग है 80 लाख की, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों क्या बोलते हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, मतलब जो कंपनी के पास जो जो एसेट्स रखे होते, जो सामान पड़ा होता है, वो क्या करता है, एक जगह रिकॉर्ड हो जाता है। उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के जहाँ पर भी बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, समझ जाना बन करके बैलेंस शीट की बात कर रहा है आपसे वो। हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन जहाँ पर ही बात करते हैं, एकदम से दिमाग में ले आना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती कैसे, अब जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद बनता है आपका P&L अकाउंट, उसके बाद फिर आपका बनता है बैलेंस शीट। इधर आपकी लायबिलिटीज आती हैं, इधर आपके एसेट्स। इधर आप ये लिखोगे आपके पास क्या क्या संपत्ति है, मशीनरी रखी है, कैश रखा है, बैंक में पैसे रखे हैं, बिल्डिंग रखी है, स्टॉक रखा है। यहाँ पर आप रिकॉर्ड करोगे उधारी, मुझे कितने लोगों को पैसा देना है, राम को पैसा देना है, श्याम को देना है, कैपिटल कितनी है, अभी हम करेंगे तो आपको समझाता चल जाएगा। इसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। इससे मुझे ये पता चलता है मेरी कंपनी के पास कितना सामान पड़ा हुआ है। तो वही कह रहा है, मुझे अगर अकाउंटिंग ये मुझे पता कब चलेगा, जब मैं डेली अकाउंटिंग करूँगा, क्योंकि मैंने आज मशीन खरीदी है। आज जैसे आपको पता है 15 अप्रैल है, सॉरी हाँ आज आपकी 15 अप्रैल है। तो आपको क्या है कि 15 अप्रैल को मैंने खरीदी है, तो मेरे अकाउंट कब एंड होगा, 31 मार्च 2025 को। तो तब रिकॉर्ड करी जाएगी वो, तो लिखे तो मतलब कि मुझे फाइनेंशियल पोजीशन तब पता चली कि मुझे कि मेरे को सर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है। तो इतने इस चीज़ के लिए मुझे 1 साल क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और मैं इसको कहूँ कि छोड़ो ना यार, मशीनरी तो खरीदी है, बाद में याद रख लूँगा, मैंने 9 लाख की मशीनरी खरीदी थी, छोड़ मैं इसको लिख लूँगा। अगर मैं ना लिखूँ ना तो मुझे 31 मार्च तक ये एंट्री याद रहने वाली, तो मेरी एसेट में ये मशीनरी नहीं होगी फिर। तो वही कहता है अकाउंटिंग करने से क्या रहता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, द पोजीशन ऑफ द स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट मेक्स अवेलेबल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। द पोजीशन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसेट ऑन्ड बाय द एंटिटी। जो भी एसेट संभालती है कंपनी एंटिटी, वो सारी की सारी पोजीशन किसके पास जमा रहती है, कंपनी के पास फाइनेंशियल पोजीशन के रूप में जमा रहती है। इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें शो करा जाता है इनफ्लो और आउटफ्लो, दोनों चीज़ें शो करी जाती हैं। कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है ऑफ कैश ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, एक साल के अंदर कितना पैसा आया और कितना पैसा गया है, सब चीज़ें क्या करी जाती हैं यहाँ पर लिखी जाती हैं। ये आपका आएगा 12th में चैप्टर आता है कैश फ्लो, तब हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी तो आप ये समझ लो कि आपसे ये तो आपके दोनों चैप्टर, ये आपके 19th और 20 चैप्टर क्लास 11th की हैं आपके, ठीक है। ये तब पढ़ेंगे, इसी साल पढ़ेंगे। तो आपसे कहता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट है जहाँ पर शो करे जाते हैं दोनों चीज़ें, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, दोनों चीज़ें करी जाती हैं यहाँ पर आपकी शो करी जाती है। चलिए नेक्स्ट आपको समझ आ गया कितना, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ जाता है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें आपसे पहले कहते हैं रिलायबिलिटी। Accounting information should be reliable. Reliability of the information means it is verifiable, free from bias and material error. कहता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करी जा रही हो सच में रियल हो, कोई झूठ वाली बात ना हो। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, बढ़िया इन्फॉर्मेशन ये है कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी चीज़ रिकॉर्ड करी जाए वो बिल्कुल वेरीफेबल हो। वेरीफेबल मतलब कि उसके पीछे पूरा पक्का सबूत हो। अगर आपने कोई एक मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी का बिल आपके पास रखे होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको बताया जैसे कि आपके पास फ़ोन है या आपका घर है, आपके पास उसके पेपर्स है ना। अगर फ़ोन है तो आपका उसका बिल पड़ा हुआ है, आप तो उसको बिल को संभाल के रखते हो ना। इन फ्यूचर अगर आपने फ़ोन बेचने जा रहे हो तो आपका फ़ोन तभी बिकेगा जब आपके पास क्या होगा, उसका बिल होगा।
तो वही चीज़ कह रहा है कि आपकी सारी ट्रांजेक्शन वेरीफिएबल होनी चाहिए, बिल्कुल सही ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अगर मैंने क्या हुआ, फ़ोन खरीद के लाया 20,000 का मैं आज, और मैंने क्या करा, अकाउंट के अंदर शो करा ही नहीं, और मैंने शो करा तो मैंने दिखा दिया जानबूझकर, मैं फ़ोन लाया हूँ मैं दूसरों को दिखाने के लिए, 50,000 झूठ बोल दिया मैंने, 50,000 का फ़ोन नहीं, मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूँगा जो बिल के बेस पे है। तो गलत है, जो बिल में लिखा है वही मुझे शो करनी है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन्स आगे जाकर चेक होती हैं, सारी बिल से मैच करी जाती हैं। आप कहोगे ऐसे कितनी ट्रांजेक्शन, क्या करें, ट्रांजेक्शन सारी मैच करनी पड़ेगी, तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी बिल से मैच करी जाती हैं। तो वही कहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, हमेशा रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है वेरीफिएबल, सारी की सारी ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री फ्रॉम बायस। किसी पे आप ये नहीं है कि क्या बोलते हैं, किसी को ज़्यादा खर्चा दिखा रहे हो, किसी में कम खर्चा दिखा रहे हो, मटेरियल ले रहे हो, झूठ नहीं बोलना कि मैंने ये नहीं ये खरीद के लाया हूँ। जो सी आप गाड़ी खरीद के लाओ वही गाड़ी लिखनी है, जो सा फ़ोन, अगर वीवो खरीदो तो वीवो, आईफोन खरीदो तो आपको आईफोन दिखाना, उसके अंदर झूठ नहीं लिखना उसके अंदर आपको। सेकेंड, रिलेवेंस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द यूज़र, कि आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरे वाले को समझ आ जाए, उस बात पर डिसीजन ले सके। जैसे कि एक मालिक था और एक उसका मैनेजर था। मैनेजर क्या करता था, चीज़ों को रिकॉर्ड करता था, कि इस साल इतना सामान आया, इस साल इतना सामान गया, इस साल इतना सामान आया और इस साल इतना सामान चला गया। तो आपका आंसर आ गया 9900, 9900 आ गया, सॉरी 9900 आ गया। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि मालिक को देख के पता चल जाए कि भाई मुझे सर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है, तो उस एडवर्टीजन। मान लेते हैं कंपनी ने अगर रखा था, स्कीम चला रखी थी, बाय 2 गेट 1 फ्री। आपको तो देखा भी होगा आपने, मॉल्स में, शॉप्स पे देखा होगा, बाय 2 गेट 1 फ्री ऐसी लगी होती है, बाय 1 गेट 1 फ्री ऐसी स्कीम्स लगी होती है। कंपनी करती है जब स्कीम्स लगाती है ना, तो क्या करती है, प्रॉफिट हर 3-3 महीने में, हर एक महीने में प्रॉफिट चेक करती रहती है। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी इस स्कीम को कंटिन्यू करेगी। अगर इससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है, तो कंपनी इसको, इस स्कीम को तभी क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो वही चीज़ आपकी इधर लिखी है कि हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि मालिक इसको देखकर एकदम से डिसीजन ले ले, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तभी पता चलेगी जब वहाँ का मैनेजर लेके आएगा, सर इस महीने तो आपको लॉस हो रहा है, या सर इस महीने तो आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो गया। तो यही चीज़ है कि रिलेवेंस का मतलब होता है यहाँ पर सही टाइम पे सही डिसीजन क्या करे, लिया जाए आपका। अब फिर आपका आ जाता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आप ऐसी बनाओ जो सबको समझ आए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अब मैं किसी अगर प्रेजेंट करूँ तो सबको बड़े ध्यान से समझ आ जाए। अब अकाउंटिंग के अंदर जब आगे बढ़ोगे ना, आपके दो टर्म्स आएंगे, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट अगर हम कंपनी के हिसाब से देखें तो डेबिट मतलब होता है एक्सपेंस, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी आपके लिए बस ऐसे ही इंट्रो दे रहा हूँ बस। क्रेडिट मतलब होता है लायबिलिटी, वो वैसे और भी होते हैं, 3 और होते हैं, बट अगर हम देखें तो अभी खाली डेबिट मतलब होता है एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब होता है लायबिलिटी। बट आप कह रहे हो नहीं यार, ये तो पूरे इंडिया में ऐसे ही होता है, बट आप कह रहे हो नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं करूँगा डेबिट होगा तो लायबिलिटी और क्रेडिट होगा तो एसेट। क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आएगी? हाँ, क्योंकि आप ही तो बना रहे हो। क्या ये इन्फॉर्मेशन बैंक वाले को या कंपनी के मालिक को समझ आएगी? क्योंकि कंपनी का मालिक तो इस प्रोसेसर को फॉलो करता है। आपने तो अपनी मर्जी से, ये आपको खुद का बनाया है कि किसी ने आईसीआई ने निकाल नहीं रखा, या आपने खुद बनाया है, तो वो चीज़ आपकी गलत होगी, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे बनानी है जो सबके आगे आप प्रेजेंट कर सको। ठीक है, तो आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे बनानी जो आपके किसी आगे प्रेजेंट कर सको। अब आ रहा था, आपका आ जाता है कंपेरिजन। कंपेरिजन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। अब इंट्रा का मतलब क्या होता है, इनसाइड, इंटर मतलब होता है आउटसाइड। अब मान लेते हैं जियो, और जीने दो वाला जियो नहीं है ये, हमारा रिलायंस वाला जियो है, ठीक है। तो आपका कहता है कि जियो अगर कंपनी है, वो क्या कर रही है, 2022, 2023, 2024 अपने प्रॉफिट मैच कर रही है, कि 2022 में प्रॉफिट हुआ था 400 रुपये का, अब हुआ 450 का, अब हुआ 500 रुपये का। आप कहोगे इतना कम, सबका आगे करोड़ लगाना तो रह ही गया, और डॉलर भी लगाना रह गया, ठीक है। चलिए, तो आपसे कहता है
कि 2020 के अंदर मान लेते हैं 400 है, 2023 के अंदर 450 है, 2024 के अंदर 500 कंपनी ने कमाया। कंपनी ये देख रही है कि पहले कितना कमाया था और अब कितना कमा रही है, क्या कंपनी ग्रो कर रही है, सच में नहीं कर रही। तो कंपनी करती है सब चीज़ें चेक करती रहती है। वो गलती से ना 2022 लिख दो तो 22 आएगा, 22 से 24। तो कंपनी करती रहती है, हर साल चेक करती रहती है। आपसे कहता है इंट्रा। इंट्रा मतलब होता है जब कंपनी अपने स्टेटमेंट, अपना प्रॉफिट अपनी कंपनी के प्रीवियस ईयर से कंपेयर करती है, उसको हम कहते हैं इंट्रा। जैसे अगर मैं आपके एजुकेशन की बात करूं, अब आपका जैसे कि 10th का रिजल्ट आएगा, आप क्या करोगे, दो काम कर सकते हो। आप अपने 9th से आप अपने ही 9th के रिजल्ट से कंपेयर करोगे, तो हम उसको बोलेंगे इंट्रा। या दूसरा काम करोगे, 10th के रिजल्ट को कंपेयर करोगे, अपने नहीं, अपने फ्रेंड्स के। जब आप दूसरों की चीज़ें कंपेयर करते हो तो हमारा हो जाता है इंटर। कंपैरिजन आप कर सकते हो क्योंकि आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो। कहते हैं कंपैरेबिलिटी मींस दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ द पीरियड आइदर विद दैट ऑफ द अदर पीरियड नोन एज द इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा मतलब क्या होता है आपका, जब दो कंपनी के बीच में क्या करी जाती हैं, बातचीत करी जाती हैं। और मतलब सॉरी, इंट्रा तो अपनी कंपनी के अंदर ही होता है। जब कंपनी अपनी कंपनी का प्रॉफिट अपनी कंपनी से ही चेक करती है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा। कि कंपनी ने इस साल कितना कमाया, पिछले साल कितना कमाया, तो कंपनी उसको कंपेयर करती है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा। बट दूसरा आपसे कहता है इंटर। इंटर में क्या होता है, जब कंपनी दूसरी कंपनी का प्रॉफिट चेक करती है, जब एयरटेल जियो का प्रॉफिट चेक करेगी या जियो एयरटेल का करेगी, तो आपकी कहलाएगी इंटर फर्म कंपेरिजन। अब आपके पास आ जाते हैं कुछ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपके यूजर्स होते हैं, टोटल 2 यूजर्स होते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है आपका एक्सटर्नल यूजर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखते चलिए। इंटरनल यूजर ऐसे यूजर जो कंपनी के ही अंदर ही रह के काम करते हैं, उनको हमारा इंफॉर्मेशन बताते हैं। जैसे कि पहला आपका आ गया ऑनर। अकाउंटिंग जो आपने चीज़ों को रिकॉर्ड करा, उसको देखने वाला कौन कौन है, एक तो इंटरनल देखने वाला और एक्सटर्नल देखने वाला है। इंटरनल मतलब कि मालिक को दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे, क्योंकि वही तो अगले साल के जो स्कीम्स डिसाइड करनी, डिसीजन जो भी लेने कौन लेगा, इंटरनल ही तो लेगा, ऑनर तो लेगा, मैनेजर। जब मीटिंग होगी ऑनर के साथ तो वहाँ पर कौन ही बैठेगा, मैनेजर ही बैठेगा, क्योंकि मैनेजर ही तो कंपनी को संभालता है पूरा। तो उसको अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, मैं किस तरीके से संभाल रहा हूँ। अगर आज आप भी किसी बच्चे को संभाल रहे हो, आज आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि उसके साल के लास्ट में कितने मतलब क्या नंबर आए हैं, वो पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वही चीज़ लिखी है, अकाउंटिंग को इस्तेमाल करने वाले 2 होते हैं, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र वो होते हैं जैसे कि ऑनर, जैसे कि मैनेजर। इनको हम क्यों दिखाते हैं, क्योंकि यही तो डिसीजन लेते हैं कंपनी का आगे क्या करना है। मैनेजर भी लेते तो मालिक भी लेता, वो सॉरी आपका, हाँ मालिक भी लेता है आपका। इंटरनल यूजर आर यूजर्स हु हैव एक्सेस सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, जिनके हाथ में कंपनी की छोटी से छोटी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, उनको हम बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। चलिए अब आपसे कहता है जैसे कि ऑनर्स आर द पर्सन हु हैव कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड बियर मैक्सिमम रिस्क एंड द गेट मैक्सिमम रिवॉर्ड। कहते हैं ऑनर होता क्या है, जो क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, अपना पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, सारे क्या करता है, रिस्क को वही झेलता है। सारे रिस्क को कौन झेलता है, मालिक ही झेलता है, इसलिए मुझे मालिक को प्रॉफिट्स बताने पड़ते हैं। सेकंड मैनेजमेंट कंप्राइज करता है पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग स्ट्रेटेजी एज वेल एज द रनिंग इन द डे टू डे ऑपरेशन। सारा काम संभालता कौन है, मैनेजर। इट मीन्स अगर आप उसको बताओगे नहीं इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो वो अगले साल का मैनेजमेंट कैसे करेगा। आप बताओगे भाई इस साल तो हमारे को थोड़ा सा लॉस हुआ है, तो मैनेजमेंट उस तरीके से मैनेज करेगा आगे। आपने बताया नहीं इस साल तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, तो मैनेजर क्या करेगा, थोड़ा नेक्स्ट स्टेप लेगा, उसको तो लेके चलेगा ही, साथ में अगला स्टेप और ऐड कर देगा कोई ना कोई चीज़। तो दोनों क्या होते हैं, कंपनी के अंदर रह के काम करते हैं, दोनों कंपनी के अंदर ही क्या होते हैं, मालिक होते हैं। अब आपका आ जाता है एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र आपके वो यूज़र्स होते हैं जिनके पास कोई छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं, उनको बस खाली क्या चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होता है। हम इसको क्यों दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला आता है एम्प्लॉयज़।
एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ता है कि भाई हमारे को इस साल थोड़ा अच्छा प्रॉफिट है। क्यों? इससे एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं आपके, मोटिवेट होते हैं। क्या होते हैं? मोटिवेट। इनसे क्या होती है, इनको खुशी होती है कि चल भाई अच्छा है कि क्या बोलते हैं हमने प्रॉफिट कमाया, हमने ये करा। तो एम्प्लॉयज़ को हमारे को बताना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर दी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको प्रोवाइड करते हैं लोन, कंपनी को देते हैं। दे आर रिक्वायर द इंफॉर्मेशन टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द एंटरप्राइज। अब बैंक को क्यों बताना जरूरी है? अब मैंने इस साल जो क्या बोलते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया 400 करोड़ का, मैं बैंक को क्यों बताऊं? क्योंकि मुझे बैंक को इसलिए बताना है क्योंकि मुझे बैंक से चाहिए लोन। जब भी बैंक से लोन चाहिए होता है तो मुझे बैंक को अपनी इन्फॉर्मेशन, बैंक सारी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशन जो आपको प्रोवाइड करते हैं लोन, बिजनेस एंटरप्राइज दे आर द रिक्वायर्ड द इन्फॉर्मेशन टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ एंटरप्राइज। से क्या होता है, कंपनी की ग्रोथ होती रहती है। अब आता है आपका पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। Potential investors are the people who are likely to invest in the enterprise. Investors use the financial statements of the enterprise to assess that their investment is secure. After checking the statement, they decide whether they should invest in the enterprises or not. कहते हैं इसमें होता क्या है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या होते हैं, जो आपकी कंपनी में अब पैसा लगाने वाले हैं। अगर मैं आपकी अगर मैं उसकी बात करूं, मतलब आपके होते हैं करंट अफेयर्स की, कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है 21 तारीख को एलन मस्क, शायद किसी को ना भी पता हो, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर इंसान एलन मस्क जो फर्स्ट नंबर पर आता है, वो इंडिया आ रहे हैं। आप कहोगे इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात पहली तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहे हैं। दूसरी बात, ये टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है कार की, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ रहे हैं आपके, इसका अपनी कंपनी इंडिया के अंदर ओपन करने आ रही है। अब आ रही है तो ज़मीन तो हमारी लेगी, ज़मीन हमारी लेगी तो कुछ पैसे पे करेगी, ज़मीन लेगी तो हमारे से इतना बड़ा अमाउंट पे करेगी। अब हमारे का इंडिया के लोगों को वहाँ पर जॉब मिल जाएगी हमारे इंडिया में, तो इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है। तो वैसे ही क्या होता है, जब एक कंपनी आती है, सुनने में ये भी आ रहा है कि टेस्ला जियो के साथ मिलकर काम करेगा। इट मीन्स रिलायंस अंबानी के साथ मिलकर काम करेगा। थोड़ा सा अंबानी के साथ मिलकर काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने टेस्ला ने सबसे पहले, एलन मस्क ने सबसे पहले रिलायंस की क्या देखी होगी, प्रॉफिट लॉस देखे होंगे, तभी तो उसके साथ आ रहे हैं काम करने। तो वही चीज़ है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर ये ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर। इन्वेस्टर यूज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। डैट देयर इन्वेस्टमेंट, जिससे आप उनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर रहें। सबसे पहले क्या करते हो, आपके स्टेटमेंट चेक करते हैं, आपको प्रॉफिट और लॉस, तभी आपके बिजनेस में क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्या पता आप कुछ बच्चे, शायद शार्क टैंक आता है, शार्क टैंक इंडिया, ठीक है, आपने शायद किसी कुछ बच्चों ने देखा भी होगा। उसमें क्या होता है कि जब कोई भी इन्वेस्टर जब पैसे लगाता है, मतलब जब सामने जो खड़े होते हैं उनको जो पैसे देता है, तो सबसे पहले उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं सारे बिजनेस की, कितना कमाते हो, क्या करते हो, बताना जरूरी है क्योंकि उनको पैसे चाहिए। क्योंकि उनको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो वो चीज़ उनको बताना बहुत ज़्यादा क्या है, नेसेसरी है। तो वही चीज़ आपसे कहता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर को हमारे को इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि वो हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो मुझे उनको अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, तभी तो हमारे पर भरोसा करेंगे वो। चलिए अब आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर होते कौन है, जिनसे मैं उधार अपना गुड्स खरीदता हूँ, डेली वाली आइटम्स। जिसमें मान लेते हैं मेरा क्या बोलते हैं टीवीज़ का काम है, तो मैं क्या करता हूँ, जब किसी से टीवी खरीद रहा हूँ उधार पर, दुकान है मेरी, मैंने कहा भाई 50 टीवी भिजवा दियो, बट उसकी पेमेंट मैं अभी नहीं करूँगा, उसकी पेमेंट करूँगा 2 महीने बाद, उसको बोल दूंगा पहले मैं, तब वो मुझे क्या बिलाएगा, भाई ये तो मेरा क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब होता है जब मैं सामान या सर्विसेज को सप्लाई करता हूँ बट उसके बदले मुझे पैसे अभी तक रिसीव्ड, या सॉरी जब तक मैंने पैसे उसको पे नहीं करे होते, मेरे लिए क्या रहेगा, क्रेडिटर बना रहेगा। क्रेडिटर मतलब होता है जब मेरा कोई टीवी का काम है, अगर कोई मेरे से टीवी खरीद के जाएगा और उधार पे खरीद रहा है, तो मैं बोलूँगा वो तो मेरा क्रेडिटर है क्योंकि उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए बट देगा। नेक्स्ट आपसे कहते हैं गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़। कहते हैं वेरियस गवर्नमेंट्स बॉडीज एंड अथॉरिटीज़ यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू अराइव एट वेरियस स्टैटिस्टिक्स विच इनेबल पॉलिसी डिसीजन। द गवर्नमेंट नीड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेशनल इनकम।
कहते हैं यहाँ पर होता क्या है कि सरकारी जो गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड अथॉरिटीज़ यूज़ ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है। अलग अलग लेवल पर ये सरकार क्या करती है, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेती है। जब आपको टैक्स बढ़ने जाते हो तब भी आपसे बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है। तो गवर्नमेंट के पास तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती ही रहती है, उनको तो बताना पड़ता ही है पब्लिक। अब वो हमारे को क्यों बताएगी अपना प्रॉफिट? अगर उसको पैसा पब्लिक से भी चाहिए, जिससे उसको पैसा चाहिए ना कंपनी, उसको बताएगी। अभी मत कहना कि आपने एम्प्लॉयज़ को क्यों बताया, एम्प्लॉयज़ को मुझे मोटिवेट करना था, ठीक है। बैंक से मुझे पैसा लेना है, उनको बताना पड़ेगा। इन्वेस्टर जो मेरी कंपनी में पैसा लगाने आ रहा है, मुझे उसको बताना पड़ेगा। क्रेडिटर जो मुझे अपना उधार सामान पे दे रहा है, तो उस मुझे भी उसको बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, सरकार हमारे से टैक्स ले रही है तो वो हमारे को से निकाल ही लेगी। पब्लिक, लोगों को मैं इसलिए बताऊंगा कि लोग भी हमारे को क्या करते हैं, लोग भी हम भी क्या करते हैं, कंपनीज को पैसा देते हैं। शेयर मार्केट आपने सुनी होगी, स्टॉक मार्केट, वहाँ पर क्या करते हैं, हम शेयर्स खरीद के कंपनी को करते हैं, हम पैसा फंड प्रोवाइड करते हैं। रिसर्चर्स, अब उनको बताना जरूरी क्या है। रिसर्चर्स होते क्यों हैं? जो क्या करते हैं, हमारे कंपनी के बारे में खोज करते हैं, उसको हम कहते हैं रिसर्चर्स। क्या कहते हैं? रिसर्चर, जो क्या करते हैं, हमारी कंपनी के बारे में खोज करते हैं कि कंपनी को अब अगला कदम क्या उठाना चाहिए, उसको हम कहते हैं रिसर्चर्स। तो वो भी तो अगला कदम तभी उठा पाएगा जब उसको सब चीज़ पता होगी आपकी कंपनी के बारे में, तो उनको भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आपका यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। हम जल्दी से एक बार कर लेते हैं रिवाइज, ठीक है। लास्ट क्लास हमारी इस चैप्टर की है, फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स, नेक्स्ट क्लास के अंदर। पहले आपका आ जाता है प्रोसेस। पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते जल्दी से हम। अकाउंटिंग हमारी एक आर्ट थी, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, पहले चीज़ों को रिकॉर्ड करना, फिर चीज़ को छांटना, फिर चीज़ को समराइज़ करना, एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर डेट के साथ। डेट आगे पीछे बिल्कुल भी होनी चाहिए आपकी। फिर कहते हैं इसके प्रोसेस क्या है। अकाउंटिंग, पहले आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो, पहचानते हो, फिर आप चीज़ों को मेजर करते हो कि वो मनी की फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, फिर हम उसको अलग अलग अकाउंट में बांट देते हैं, ये मोहन का, ये सोहन का, ये रमेश लाल का, ये सुमेश लाल का है। फिर आप चीज़ों को समराइज़ करते हो, कौन कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट बनाते हो, फिर चीज़ों को एनालाइज करते हो कि आपने कोई गलती तो नहीं करी थी, फिर हम चीज़ों को कर देते हैं, लोगों को कम्युनिकेट बता देते हैं। अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग हम करते हैं प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए। अकाउंटिंग करते क्यों है? प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की बैलेंस शीट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे? ऑब्जेक्टिव हमारा अकाउंटिंग का ये है कि मुझे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, इससे कंपनी कितना पैसा कमाती है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, कंपनी कितना, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, कंपनी मैनेज सही से कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी का मुझे इससे मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है। और कंपनी अगर अकाउंटिंग कर रही है तो कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होती है। कंपनी अकाउंटिंग क्यों करती है? क्योंकि कंपनी की इससे मैनेजमेंट प्रॉपर होती है। फिर कहते हैं प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हो तो अभी हमने देखो, अब तो हाँ जो कहा था समझाएंगे। अब तो आपको यूज़र्स के बारे में पता समझ आ गया ना, यूज़र्स कौन है, इंटरनल एक्सटर्नल। अगर आपने अकाउंटिंग करी नहीं होती, अगर आपको लोन चाहिए होता, बैंक वाला तो आपको देता ही नहीं ना लोन। क्यों? बैंक वाला अगर जब भी आपको लोन चाहिए होता, बैंक वाला सबसे लेके मांगता है आपसे, आपकी इन्फॉर्मेशन मांगता है अकाउंटिंग, वो तो आपके पास होती ही नहीं, ठीक है। तो आपसे कहते हैं जब भी आपको कोई लोन चाहिए होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन दिखानी पड़ती है। कोई इन्वेस्टर अगर आपके इंडिया में आ रहा है और पैसे आपकी कंपनी में लगा रहा है, तो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन तभी दोगे जब आपके पास अकाउंट हो। तो अकाउंटिंग का ये भी बेनिफिट है कि मैं यूज़र्स को अपनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंटरनल यूज़र हो चाहे आपका एक्सटर्नल यूज़र हो। इंटरनल में आपको कौन कौन आता है? ऑनर और मैनेजर। एक्सटर्नल में कौन कौन आता है आपका? पब्लिक, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़, ठीक है। और जो आते हैं, अगर फंक्शन आता है ऑब्जेक्टिव लिखाना। अकाउंटिंग करने के एडवांटेजेस क्या है? पहला फ़ायदा क्या है आपका? इससे इन्फॉर्मेशन पता चलती है बिजनेस के बारे में। सेकंड फ़ायदा क्या है? असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, इससे आपको मैनेजमेंट बड़ा अच्छा तरीके से रहता है। थर्ड फ़ायदा क्या है? आपकी मेमोरी बार बार रिप्लेस होती चल जाती है, बार बार आप चीज़ों को याद करते रहते हो। कंपैरेटिव स्टडी, आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से आप कंपेरिजन कर सकते हो। फैसिलिटेटेड सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, आप इसे अगर तो टैक्स लायबिलिटी को सेटल्ड कर लेते हो। टैक्स लायबिलिटी मतलब कि कितनी जीएसटी आपने दे के आए हो और कितनी जीएसटी आपको मिली है, उसका डिफरेंस निकाल लेते हो आप। वो तब निकाल पाओगे जब आपने स्टार्टिंग से सारी जीएसटी लिख रखी हो, कितनी टोटल दे के आए हो, सबका सम कर लोगे, टोटल कितनी आपको मिली है उन सबका सम कर लोगे, दोनों का आपस में माइनस कर दोगे। ये आपको नहीं भी समझ आता छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। फैसिलिटेटेड लोन्स, क्योंकि हमारा इसके ऊपर चैप्टर है भी हमारा जीएसटी का, इसी क्लास 11th में आपका फैसिलिटेटेड लोन्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है।
आपके क्या बोलते हैं कंपनी के अंदर क्या होता है एविडेंस इन कोर्ट, मतलब कि कोर्ट के अंदर आपका एक एविडेंस प्रूफ होता है कि यहाँ पे आपने अकाउंटिंग मतलब कि आपने ये ट्रांजेक्शन करी। क्यों? क्योंकि आपने अकाउंटिंग कर रखी थी, तो आप किसी को इन्फॉर्मेशन अपने अकाउंटिंग एविडेंस दिखा सकते हो। कोई अगर है कि अगर कोई अपना बिजनेस बेचना चाहता है तो क्या कर सकता है वो? सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा उसको? अपने अकाउंटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दिखानी पड़ेगी। अगर उसने अकाउंट नहीं बना रखे तो कोई भी उससे नहीं खरीदेगा। अगर आप भी किसी से मतलब किसी का घर खरीद रहे हो तो पहले आप उससे उस घर के पेपर तो मांगोगे ना। तो वही चीज़ है, जब कोई भी इंसान जब कोई दूसरा बिजनेस खरीदता है ना तो सबसे पहले पेपर मांगता है। पेपर मतलब कि रिकॉर्ड्स होंगे नहीं। अगर रिकॉर्ड्स हैं तो आपकी कंपनी बिक जाएगी आसानी से। इंसॉल्वेंसी, आपको ये पता चलता है मैं क्या पैसे पे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ आपको पता चलती है। इस चीज़ के बारे में नहीं समझ आ रहा है छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भी। आप हेल्प्स इन पार्टनरशिप, हम अगर आप अभी सिंगल काम करो, अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको पार्टनरशिप करने जा रहे हो तो कह सकते हैं आपको बहुत मदद मिलेगी इसके अंदर। क्योंकि आप जब भी कोई पार्टनर आपके साथ ऐड होगा तो आपसे क्या मांगेगा? सबसे पहले आपकी अकाउंटिंग मांगेगा। भाई मुझे पहले प्रॉफिट दिखाओ, कंपनी का प्रॉफिट होता है भी नहीं होता तभी मैं तुम्हारी कंपनी का पार्टनर बनूंगा। तो अगर मैं कहूँगा भाई हम तो रिकॉर्ड ही नहीं करते चीज़ों को, बस फॉर तो वो बन लिया, फिर तो बन ही नहीं सकता आपका पक्का कभी भी हो। फिर आपसे कहते हैं कंपनी की लिमिटेशन क्या है? कभी एग्जैक्ट नहीं होता है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देता है हमेशा मुझे। अकाउंटिंग हमेशा क्वालिटेटिव चीज़ एलिमेंट्स को इग्नोर कर देता है। प्राइस लेवल जो भी बढ़ रहा होता है कंपनी उसको भी इग्नोर कर देती है। विंडो ड्रेसिंग, थोड़ा बहुत अकाउंट को ऊपर नीचे हम झूठ मूठ कर दिखाई देते हैं आपका। फिर कहते हैं हमारे अगर रोल ऑफ अकाउंटिंग आ गए तो भी आप एडवांटेजेस लिखना बिल्कुल सेम टू सेम। फिर आपसे कहता है ब्रांचेस, फाइनेंशियल ब्रांचेस जिसमें हमने अभी तक पढ़ी रहे हैं। अकाउंट आपका आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग, सारा आपका फाइनेंशियल के अंदर होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? इसका काम क्या होता है? चीज़ों की प्राइस क्या कर देना, चीज़ों का प्राइस क्या कर देना, कम कर देना। अब जो हमारा नेक्स्ट आ गया था वो था आपका क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? चीज़ों को मैनेज करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच है जिसमें चीज़ों को मैनेज करा जाता है। किस किस को मैनेज करता है? ये आपका कॉस्ट अकाउंट को मैनेज भी करता है, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंट को मैनेज करता है, दोनों को मैनेज करता है। ये पीछे वाले जो थे इसका काम यही है, दोनों को मैनेज करना। रिलेशनशिप आ जाता है। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? कि चीज़ों को रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग मतलब होता है उसके आगे बढ़ जाना, रिकॉर्ड क्लासीफाइंग के आगे समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग कर देना। ये प्राइमरी स्टेज है। आपका सेकेंडरी स्टेज है। ये आपका इसका उद्देश्य ये है क्या करना? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाए रखना। इसका उद्देश्य ये है कि पूरा प्रॉपर प्रॉफिट लॉस निकाल देना। ये डेली काम करना पड़ता है, ये कभी कभार होता है, मैं हर 3-3 महीने में, हर 4 महीने में एक बार। ये रूटीन वर्क है। इसको करने के लिए कोई मुझे ट्रेंड स्टाफ, मुझे कोई एक बड़े मुझे ज्ञानी बाबा की ज़रूरत नहीं है। इसमें मुझे ज़रूरत पड़ती है, इसमें मुझे ट्रेंड स्टाफ चाहिए होते हैं। यहाँ पर स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है। इसमें आपका अकाउंटेंसी भी क्या पढ़ा था हमने? ये क्या आपकी थ्योरी होती है अकाउंट, ये तो हमने आज ही पढ़ा है। ओके, ये तो आपको रिवाइज हो गई अच्छे से। अकाउंटिंग में आज पढ़ा ही है। इसमें आपका आप सबसे पहले आपका आ गया था कि ये क्या, मुझे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से मुझे क्या पता चलती है? मुझे प्रॉफिट लॉस पता चलता है, मुझे मेरी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन बताया था। जैसे ही फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड आ जाए दिमाग पे एकदम से बैलेंस शीट जाना। बैलेंस शीट में क्या होता है? सामान कितना आपका आपकी कंपनी में लिख रखा मतलब कि है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। इससे आपको क्या पता रहती है मेरी कंपनी के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है। अगर आपको थोड़ा भी नॉर्मल भाषा में कहूँ तो इससे आपको पता रहता है मेरी कंपनी में कितना पैसा पड़ा है। कैश फ्लो, कितना पैसा आता है मेरे साल में, कितना पैसा मेरे साल में एक साल में जाता है, ये चीज़ मुझे पता चलती है इसके बारे में। फिर आपसे कहता है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ये पता चलती है। यूजर्स हमने आज पढ़ी ली है। आई होप सो आपको चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है, जैसे आपको पहले बताया था, आप अपनी डाउट्स ले सकते हैं, ऑनलाइन मोड के थ्रू भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप क्या भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई छोटा सा डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसमें हमारा पूरी टर्म्स के बारे में अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही। और आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों तक। अपने दोस्तों से जरूर आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।